वेट करो 2 मिनट, हाँ मैं ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। ये मिरर है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी 4 है। फाइनल इमेज का स्पीड बताना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इससे रे निकलेगा, ऐसे आएगा, मिरर में हिट होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। तो बीच में रे का यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब ये जो रिफ्रैक्शन है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा। अब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये सरफेस पे मूव नहीं कर रहा है, तो इसका जो भी इमेज बनेगा वो इमेज में मूव नहीं करेगा। ये जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो नहीं ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना ही इमेज मूव करेगा। ये जो इमेज बनेगा ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। अब फिर मिरर से वापस इमेज बनाना है तो पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहां से हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 2 इंटू पोजिशन ऑफ मिरर माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा, हाँ यही आना चाहिए। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसमें से मिरर मूव कर रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा, इस पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मिरर आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं कर रहा है, ये टर्म कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो मिरर जो इमेज आएगा ना उसका वेलोसिटी होगा डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो मिरर का जो इमेज बनेगा उसका वेलोसिटी 8 हो जाएगा। अब जो मिरर का जो इमेज होगा वो वापस से आगे जाके रिफ्रैक्ट हो रहा है तो वो फिर से इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस में अगर इमेज का फॉर्मूला लिखें तो होता है आई एक्स आई एस इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी, म्यू आर बाय म्यू आई एक्स ओ एस। यहाँ पे सरफेस तो मूव नहीं कर रहा है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस हो जाएगा, म्यू आर 1 है, म्यू आई 4/3 है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस 3 है, 8 है सॉरी। ये हमारा 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आएगा फाइनल इमेज का वेलोसिटी। आंसर यही दिया हुआ है ना? हाँ सर। सर अब अगर ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा रहता है इनिशियली तो पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज आएगा उसका वेलोसिटी निकालते ना। फिर उसके बाद सही मतलब बोल जो रहे हो। मिरर से निकालते हैं। और किसी को कोई डाउट है? 11th। 11th लाइक हो रहा है इंसिडेंट लास्ट 2 ईयर में, एंगल ऑफ डिविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिया हुआ है, देखो यहाँ पे
ग्लास टू एयर जा रहा, लाइट टू डेंसर टू एयर जा रहा, तो टी आई आर हो सकता है। अब अगर टी आई आर हो गया तो रिफ्लेक्शन होगा, तो एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा 180 माइनस 2i होता है ना। हाँ, 180 माइनस 2i। तो डिविएशन देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ लीनियरली चेंज होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो वो ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि इस वाले पॉइंट के बाद टी आई आर हो रहा है, मतलब ये वाला टी आई आर हो रहा है, यहाँ पे टी आई आर हो रहा है, इस वाले पॉइंट के बाद हो रहा है। तो इस समय ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये बेसिकली क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, म्यू आर बाय म्यू आई। क्लास 2 एयर हो रहा है, नहीं म्यू म्यू डी, तो 1/2/√3 ये आ जाएगा। x का वैल्यू हमारा आ जाएगा π/3। अब y और z निकालने के लिए, z मतलब जब टी आई आर हो गया उसके बाद का एंगल ऑफ डिविएशन, तो टी आई आर हो गया तो एंगल ऑफ डिविएशन होगा π-2i। i इतना ले लेंगे तो ये आ जाएगा π/3। ये हमारा z आ गया। y क्या है, टी आई आर होने से जस्ट पहले का डिविएशन। टी आई आर होने से जस्ट पहले जो होता है उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ π/3 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, क्योंकि अभी तक टी आई आर हुआ नहीं, अभी जस्ट पहले। तो एंगल ऑफ डिविएशन हो जाएगा r-i, ये π/6 आ जाएगा। ने x प्लस वाई प्लस जेड पूछा, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 5π/6। सर वो x को थीटा से कैसे लिया वो बताइए ना। हाँ हाँ, x को थीटा से। एक बार x को थीटा से इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखो, इसके बाद ये जो डिविएशन का ग्राफ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन तभी आएगा जब एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा, लीनियरली रिलेटेड होगा। तो इसके बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल को क्रिटिकल एंगल होना पड़ेगा। वो डेंसर टू चले जाता है तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो रिफ्लेक्शन होता है, कम होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। हाँ सर तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल है। और इसके जस्ट पहले करोगे तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन से डिविएशन आएगा। इसके जस्ट बात करोगे तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन से डिविएशन आएगा। और किसी को कोई डाउट? 12th। एक सॉलिड ग्लास स्फीयर है, उसका हेमिस्फेरिकल पोर्शन को हमने सिल्वर कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। फाइनल इमेज बताना, तो यहाँ पे ये होगा, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा, जब रिफ्लेक्ट होगा, वापस आएगा, वापस रिफ्लेक्ट, हाँ यहाँ पे रे ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते जाएंगे। तो
प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला? सर आ जाएगा, वो समझ नहीं रहा था वो इनर साइड। और कोई डाउट? 14th। प्रोटीन भी यही है। इसको थोड़ा सा मैं गैप रख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डी डिस्टेंस पे, तो इसका फाइनल इमेज बोला है कि इंफिनिटी बनना चाहिए। तो वो एक होता है ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज फाइनली कहाँ बनेगा? ओ पे। तो हम लोग उल्टा कर देंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे और फाइनल इमेज यहाँ बना देंगे, तो उससे तो इजी हो जाएगा। तो हम लोग, तो ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी में माना, तो पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर ये सब करते जाएंगे। अब पहले ये करेंगे, इस सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक्स ओ एस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे एक्स आई जो आएगा ना वो भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है, यू इन्फिनिटी है इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ इन्फिनिटी है। यहां से हमारा वी आए, ट्वेल्व सेंटीमीटर पे इसका जो इमेज बना वो 12 सेंटीमीटर पे बना, और v प्लस 12 आ गया, मतलब यहाँ पे बना। अब ये जो इमेज बनेगा ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो मिरर इसका फिर से इमेज का बना देगा, ऊपर 12 सेंटीमीटर पे बना देगा। अब ये जो मिरर इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो अब इसके लिए वापस फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पे है, यहां से V8 आ रहा है क्या? यहाँ के देखो ना एक बार, ऐसे 8 आ रहा है। हाँ सर। ये जो है वो इसका इमेज है, इसका इमेज 8 सेंटीमीटर पे बना, बट वो जो 8 सेंटीमीटर है वो यहाँ से डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस 4 है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो इमेज होगा वो इस सरफेस के लिए अब ऑब्जेक्ट होगा। अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर में, तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर यही दिया हुआ है क्या? हाँ यही है सर। तो कैलकुलेशन तो तुम लोग करना, बट मैंने बेसिकली क्या किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया और फाइनल इमेज को यहाँ बना दिया। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा तो बीच में ये सब हो रहा है, और इसका जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो इमेज होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा।
ऐसे करते करते मैं इमेज बनाते गया, मेरा फाइनल इमेज आ गया। ठीक है सर। और कोई डाउट है? नहीं सर। सर्कुलर मोशन कितनों ने कर लिया? मैंने किया सर। एक्सरसाइज 2 नहीं किया है सर। और किसी ने कर लिया? किसी ने किया? बस नहीं सर। ठीक है, फिर हम लोग बाद में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। तो सर तीन ने कर F8 लिया। बता दीजिए पार्ट 1 का। पार्ट 1 F8, एक सेकेंड। पार्ट 1 F8 टर्न है, रेडियस इतना है, व्हीकल है, स्पीड इतना है, स्टैटिक इतना है। व्हाट इज द पॉसिबल स्पीड देखो, ये जो टर्न है ना, ये इतने वेलोसिटी के लिए बैंक्ड है, मतलब उससे वो बैंकिंग का इफेक्ट आ रहा है। तो बैंकिंग का जब सिर्फ इफेक्ट होगा तो tan थीटा कितना होता है, v स्क्वायर बाय r। भाई यहाँ जी। तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा। अब बोला कि फ्रिक्शन भी है, अब फ्रिक्शन भी है तो वो और स्पीड बढ़ा सकता है, फ्रिक्शन उसको रोक लेगा। तो फिर अब वो v min और v max निकाल लो, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में डाल दो दोनों, उसमें म्यू आता है और tan थीटा आता है, दोनों का वैल्यू डाल दो। ठीक है सर। और सर पार्ट 2 का F1 है। पार्ट 2 का F सर सर बोलो। सर आपने कैसे बताया कि ये मतलब सिर्फ सेकंड केस है उसका? क्या बोलो विभूति? सर मतलब आपने कैसे बताया सिर्फ बैंकिंग और फ्लूइड हो रहा है इसमें, तो फ्रिक्शन भी लग रहा है ना उसको? फिक्शन लग रहा है, बट बोला है कि इसका लैंग्वेज देखो, इसका लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो लैंग्वेज से समझ में आएगा। लैंग्वेज में इन्होंने बोला है कि एक सर्कुलर टर्न है, वो इतने वेलोसिटी के लिए बैंक्ड है, तो वो जो टर्न है वो इतने वेलोसिटी के लिए बैंक्ड है। तो फिर वो सिर्फ बैंकिंग वाला बता रहा है वो चीज, और फिर बोला कि फ्रिक्शन भी है, तो बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम कितने स्पीड से जा सकता है वो। बैंकिंग जो होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए होता है ना, लैंग्वेज में समझ में आता है। ठीक है सर। पार्ट 2 का क्या बोल रहे थे? F1 सर। ट्विन है ईस्ट टू वेस्ट, ये अर्थ है, ये अर्थ ऑब्वियसली रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो अब अर्थ के इक्वेटर में ट्रेन है, अब जो ट्रेन वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है और जो ट्रेन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ये तो वेलोसिटी अर्थ के रिलेटिव है, बट अर्थ भी रोटेट कर रहा है तो अर्थ का वेलोसिटी इनको मिल जाएगा।
ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अर्थ भी रोटेट करे तो अर्थ का वेलोसिटी भी मिल जाएगा। तो किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? अर्थ खुद वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, तो ये वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। एक्चुअल निकालने के लिए डायरेक्टली दे देंगे। तो किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, वेस्ट टू ईस्ट जाने वाले का कि ईस्ट टू वेस्ट जाने? वेस्ट टू ईस्ट जाने वाले का नहीं ज्यादा होगा। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट जाने वाले का वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही करेंगे। अब अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसके रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाएंगे तो सूडो फोर्स लगेगा। mg आपका अंदर की तरफ लगेगा, नॉर्मल बाहर की तरफ लगेगा। अब क्योंकि इस एक्सलेशन अंदर की तरफ है तो सूडो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। एम नहीं, हम लोग ग्राउंड के फ्रेम में कर रहे हैं, सॉरी। अब इसको हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे ना, अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो ये पूरा सर्कल दिखाई देगा। यहाँ प्लेन होगा, उसमें mg अंदर की तरफ लगेगा, नॉर्मल बाहर की तरफ लगेगा, और इसके पास वेलोसिटी v होगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो जो नॉर्मल आ जाएगा वो आ जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। तो जो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा होगा ना, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब उसका वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका नॉर्मल क्या होगा? कम होगा। तो वेस्ट टू ईस्ट जाने वाले का नॉर्मल कम होगा। ठीक है। सर आपने जो अभी वो हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना ऑप्टिक्स का, मतलब जो डी पे रखा था हमने और हमने इन्फिनिटी से सॉल्व किया था। हाँ, तो ऐसा क्यों किया हमने? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है। मतलब सीधा सीधा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हाँ बोलो। सीधा सीधा मुश्किल होता क्या? सीधा सीधा मुश्किल होता ना, सीधा मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता तो इसका इमेज जो वो ये डी के टर्म में आता, फिर से मतलब वो मुश्किल जाता। तुम दोनों करके देख लो ना, पता चल जाएगा। सीधा भी करके देख लो, सारे आंसर में लास्ट तक मेरा डी 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 बार बार आता, फिर वो मुश्किल हो जाता। अब मैंने ऐसे ही किया, देखो कहीं डी नहीं आ रहा है, सब डायरेक्टली आंसर आ रहा है। ठीक है सर, करके देखो तब समझ में आएगा। स्लो मोशन का पार्ट 2 बाद में डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 2 मतलब। अब नेक्स्ट चैप्टर है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ना बहुत अच्छे से करना, मतलब तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लस कंसेप्चुअली अच्छे से समझना, ऐसे मन क्या कुछ भी कर रहे हैं वैसे मत करना। और जैसे जैसे मेरा चैप्टर चल रहा है उसके साथ साथ कम से कम एक्सरसाइज 1 अच्छे से करना, टाइम टू टाइम। ऐसे नहीं कि नहीं किया बाद में करेंगे, टाइम नहीं मिला, वो सब नहीं। एक्सरसाइज 1 कम से कम एक्सरसाइज के साथ साथ करो, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। वो भी कुछ भी नहीं, कंसेप्चुअली समझ के टाइम टू टाइम सॉल्व करना है, ठीक है। और हमेशा आज जो पढ़ा, सिर्फ फिजिक्स का नहीं बोल रहा हूँ, सब सब्जेक्ट का, आज जो पढ़ा उसको लेक्चर के बाद वापस से खुद से रिवाइज करना। और 10 मिनट में रिवाइज मत करना, बहुत अच्छे से टाइम देना। जितना भी डिराइव किया, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया, वो सब खुद से करके देखो, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है।
हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का बेसिक आइडिया तो तुम लोगों को होगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, फील करने में सेंटर ऑफ मास होता क्या है, वो सबको आइडिया होगा। तो अभी हम लोग जो सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं ना, वो डिस्क्रीट सिस्टम का निकाल रहे हैं। डिस्क्रीट सिस्टम मतलब क्या होता है कि सारे मास ऐसे दूर दूर अलग अलग रखे हुए हैं। जैसे ये 3 मास है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1, m2 का पोजीशन वेक्टर है r2 और m3 का पोजीशन वेक्टर है r3। हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आएगा वो होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, सारे मासेस का सेंटर पॉइंट। कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर m1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हुआ तो r1 का वैल्यू को कितना डालोगे? रूट x1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट y1 x1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब तुम बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे r1 लिखा है, ये सिर्फ r1 लिखा है कि वेक्टर r1 लिखा है? वेक्टर वेक्टर r1। वेक्टर वो जो तुम लोगों ने अंडर रूट वाला बोला ना, वो कौन है? वेक्टर r1 है क्या r1? नहीं, वो मैग्नीट्यूड थे। मैग्नीट्यूड r1, ये वाला r1 को कितना लिखेंगे? x1 i x1 i कैप y1 के कैप z1 के कैप। हाँ, ध्यान रखना। अब ना, अगर ये जो m1 वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये अगर एक बड़ा ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा, तो जो r1 है ना, वो इस ऑब्जेक्ट के कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट लोगे, पोजीशन लोगे? सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो r1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ COM ऑफ m1। ध्यान रखना, ठीक है? और पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं ये भी ध्यान रखना अच्छे से। अच्छे से देख लो, समझ लो और याद कर लो सेंटर ऑफ मास कैसे आता है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास का कौन सा कोऑर्डिनेट बता रहा है? एक्स वाई जेड के तीनों कोऑर्डिनेट बता रहा है। हाँ, अब अगर मुझे तीनों बता सेंटर रहे ऑफ मास का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसको एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे। इसको x1 y1 z1 आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे। वैसे सब लिख देंगे। अब कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट होगा एक्ससीएम और यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट होगा m1 x1, यहाँ पे होगा m2 x2 प्लस सो ऑन, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 आ जाएगा। तो अगर सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। सिमिलरली सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा।
किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब यहाँ पे जो x1 आ रहा है वो डिस्टेंस है कि पोजीशन है? पोजीशन है ना सर। पोजीशन है सर। पोजीशन है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन के राइट साइड में कहीं है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर लेफ्ट साइड में है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये जो x का वैल्यू है ऐसे ही डाल देंगे कि विद साइन डालेंगे? विद साइन डालेंगे। हाँ, तो ध्यान रखना, ये तुम लोग गलती करते हो। तुम लोग दो गलती करते हो इसमें। एक तो तुम लोग कुछ भी कोऑर्डिनेट डाल देते हो। ये सारे कोऑर्डिनेट किसका डालना है? अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो किसका डालना है? COM का। सेंटर ऑफ मास का। और सिर्फ वैल्यू डालना है कि विद साइन डालना है? विद साइन डालना है। विद साइन डालना है। ठीक है, ये सब डिस्टेंस है, ये सब पोजीशन है। इस सब का वैल्यूज विद साइन आएगा और ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डालना। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये मास है m1। तुम लोगों को ये क्वेश्चन कई लोगों को पता होगा बट कंसेप्ट क्लियर करो इससे। ये मास है m2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r और इनका हमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना कहाँ होगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला बेटर होगा? 1 2 3 4? वन वाला सर। देखो 1 में सब कुछ आई कैप जी कैप में वैल्यू डालते कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। कैप जी कैप में डालना ना गंदा जाता है, तो हम लोग 1 को अवॉइड करते हैं, ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब ना यहाँ पे जैसे अगर मैं देखो सेंटर ऑफ मास निकालना है तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं ओरिजिन मेंशन नहीं है, तो ओरिजिन हमें मानना पड़ता है। तो मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ। तो सेंटर ऑफ मास का कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा? एक्स एक्स वाला कोऑर्डिनेट आएगा सर। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इजीली? एक्स कोऑर्डिनेट वाला सेकंड। सेकंड वाला। हाँ, तो फिर हम लोग XCM वाला यूज करेंगे। हाँ, वो RCM से भी आएगा बट वो RCM गंदा जाएगा, उसमें हमें तीनों कोऑर्डिनेट देखना पड़ता है, आई कैप के कैप में लिखना पड़ता है, गंदा जाता है। XCM बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहला स्टेप क्या है कि मैंने ओरिजिन माना, एक्स एक्सिस माना, वाई एक्सिस माना। इसको मानने के बाद हमें दिखेगा कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, तो मैं XCM वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ये डिस्टेंस को मैं एक बार R1 एज्यूम कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस फिर R2 एज्यूम कर लेता हूँ, तो मैं XCM का फॉर्मूला यूज करूंगा। यहाँ पे XCM का मतलब समझो, फिगर देखो और बताओ XCM कितना है अकॉर्डिंग टू फिगर।
फिगर के अकॉर्डिंग एक्सीएम कितना आ रहा है? M1 से डिस्टेंस रहेगा XCOM और वो M2R अपॉन M1 फिगर बता रहे कि एक्सीएम नहीं, एक्सीएम फिगर से दिख रहा है सामने। बीच वाला पॉइंट रहेगा। एक्सीएम का मतलब समझो है क्या, वो फिगर बता रहे हैं वो क्या है। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ना, तो सर आर होगा क्या? R1। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एक्सीएम, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू फिगर कितना है, तो वही है वो, समझ के करो। m1 मतलब m उसका मास, x1 का भी मतलब समझो, फिगर देखो x1 कितना है। x1 कितना है, x1 का मतलब समझो ना, x1 क्या है। हाँ x कितना है, 0 प्लस 2। x2 का भी मतलब x1 कैसे 0 है, x1 मतलब m1 का कोऑर्डिनेट, m1 तो ओरिजिन में रखा होगा तो कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। x2 मतलब m2 का x कोऑर्डिनेट, वो फिगर बता रहे कितना है। R1 plus R2। R1 प्लस R2। r1 प्लस r2 को हम r भी लिख सकते हैं अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से हमारा r1 आ जाएगा। अब r1 आ गया तो r2 इजीली आ जाएगा। r2 कितना हो जाएगा, r माइनस r1, तो ये इतना आ जाएगा। हमारा r2 सर हमारा, हाँ बोलो। सर वो एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब R1 ना, हाँ अगर इसको ओरिजिन तो माना वो कैसे? अच्छा, ओरिजिन से लिया इसके लिए R1 लिखा है ना, उसको ओरिजिन माना तभी हाँ R1 लिया ना। हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन से ही होता है ना, मैंने पहले ओरिजिन माना फिर मेरे फिगर करते नहीं r1 है। ठीक है सर। किसी को कोई डाउट है, अच्छे से समझो, कंसेप्चुअली हर चीज को समझो, कैसे किया, क्यों किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, हर चीज को समझ के उसका वैल्यू डाला। किसी को भी कोई डाउट है पूछ लो। सर पूरा नहीं ये लिखा था अभी। डिस्टेंस याद रखना। हाँ एक सेकंड। हाँ सर ठीक। अब रखने में मत ध्यान दो, हाँ, अपने में ध्यान दो। ये तुम लोग याद रखना कि ये डिस्टेंस अगर r है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। ये डिस्टेंस r1 एज्यूम कर लेते हैं और ये डिस्टेंस r2 एज्यूम कर लेते हैं। तो r1 हमारा इतना आता है। r1 में याद रखना मास किसका आएगा, आएगा कि 2 का आएगा, ऊपर जो मास आता है 2 का आएगा। तो वो याद रखना है। हाँ तो वो याद रखना, r1 इतना आता है, r2 इतना आता है। r2 में ऊपर मास m1 का आएगा। अब यहां से अगर हम लोग r1 बाय r2 निकाल लेंगे ना, वो m2 बाय m1 आ जाएगा। इससे हमें एक दो चीजें समझ में आया कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो दोनों पार्टिकल को मास के रेशियो में डिवाइड करता है कि मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है।
मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होते हैं। इसका लैंग्वेज चलती है। और ना अगर M2 बड़ा होगा तो कौन ज्यादा आएगा, R1 ज्यादा आएगा कि R2 ज्यादा आएगा? R1 ज्यादा आएगा। R1 ज्यादा आ गया तो सेंटर ऑफ मास किसके पास में है, M1 के पास M2 में के कि पास M2 में। के पास में? तो सेंटर ऑफ मास किस पास में होता है, जो हैवी है कि जो लाइट है? जो हैवी है उसके पास रहता है। जो हैवी होता है। हाँ, ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास हैवी ऑब्जेक्ट के पास में होता है। और सेंटर ऑफ मास दोनों को ना इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स के वाई? दोनों आएंगे। दोनों आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, RCM, XCM, YCM? दोनों ऐसे यूज होंगे। मतलब RCM यूज करेंगे कि X और Y यूज करेंगे? हाँ, X और Y। RCM से भी आएगा, RCM भी। हाँ, बट एक्स और वाई यूज करो, उससे इजीली समझ में आता है, फील आता है। तो मैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूँ। जब मैं सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो M1 है, X1 कितना है फिगर बता रहा है। X1 फिगर बता रहा है कितना ये है? ना सर। हाँ, X1 क्या है, M1 का एक्स कोऑर्डिनेट। M1 का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला डिस्टेंस जो कि D है। और X2 भी फिगर बता रहा है, X2 है M2 का M2 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है सर। 0 है, क्योंकि वो y एक्सिस में लाई कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। तो मेरा XCM आ गया। और सिमिलरली YCM निकाल लेंगे। M1 का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है सर। हाँ, वो x एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, 0 है। M2 का y कोऑर्डिनेट D है। तो हमारा YCM आ जाएगा। तो ये मेरा सेंटर का दोनों कोऑर्डिनेट आ गया। RCM से भी यही आएगा।
और हमें तो फील करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे लाई करेगा और लाइन पे बीच में कहीं लाई करेगा, और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। अब एक क्वेश्चन मैं करता हूं कि ये ग्राउंड है, ये एक डिस्क है और ये एक स्क्वायर प्लेट है। ये डिस्क का जो डायमीटर है वो a है और स्क्वायर प्लेट का साइड भी a है। ये दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। दोनों का सेम थिकनेस भी है। तो हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास डिस्क के सेंटर से कहां पे होगा, कितने दूरी पे होगा। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डिस्क क्या होगा, ये बता। दोनों का मास भी सेम है ना सर? ठीक है, मटेरियल जो लिखा, जो डेटा मुझे देना था मैंने दे दिया। ये डिस्क है, ये प्लेट है, दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, दोनों का थिकनेस सेम है। डिस्क का ये साइज इतना है, स्क्वायर प्लेट का ये साइज इतना है। सेंटर ऑफ मास डिस्क के सेंटर से कितना दूर होगा ये बताना है। तुम लोग मत करो, मैं ही कर देता हूँ इसको सॉल्व, मैं तुम लोग से पूछ के मैं कर रहा हूँ। तो अब डिस्क के सेंटर से निकालना है तो हमें सर, सेंटर ऑफ पहले मास निकालने के लिए हमेशा पहले ओरिजिन मान। चलो कर लो तुम, 2 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम। सेंटर ऑफ मास जिसके सेंटर से कितना दूर है। डिस्क से कितना दूर है वो बताना है ना। सेंटर ऑफ मास डिस्क के सेंटर से कितना दूर है। a/2। सर 4a/π+4। हाँ सर, 4a/π+1 यही है। अच्छा, मास अलग है। वेरी गुड, करेक्ट होगा। मैं देखता हूँ एक सेकंड। एक मिनट, थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ओरिजिन मानेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानेंगे। ओरिजिन कहाँ पे मानेंगे। सर्कल के सेंटर पे मान लेते हैं। डिस्क सर्कल और डिस्क अलग अलग चीजें होते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस यहीं से निकालना, तो ओरिजिन यहाँ मान लेंगे, एक्स एक्सिस यहाँ मान लेंगे, वाई एक्सिस यहाँ मान लेंगे। तो हमें ये फिगर देख के समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास का कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स वाई जेड। एक्स वाला। फिर हम लोग, हाँ, फिर हम लोग एक्ससीएम का फॉर्मूला यूज
करेंगे। अब ये दोनों डिस्क का मास सेम होगा क्या? सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो इन दोनों डिस्क का क्या सेम है? डेंसिटी सेम है कि मास सेम है कि वॉल्यूम सेम है? डेंसिटी सेम डेंसिटी डेंसिटी सेम। हाँ, सेम मटेरियल है तो डेंसिटी सेम होगा। अब हाँ, तो मास सेम ही होगा, वॉल्यूम अलग अलग है तो फिर मास अलग अलग आएगा। तो मास को क्या लिख देंगे हम? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जब इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो इसका वॉल्यूम होगा सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। सरफेस एरिया होगा पाई ए स्क्वायर बाय 4, क्योंकि रेडियस a by 2 है। थिकनेस को ts कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस जब मैं m2 लिखूंगा तो वापस वही लिखूंगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा सरफेस एरिया इनटू थिकनेस और उसका एक्स कोऑर्डिनेट। देखो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? a आएगा। अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल हो जाएंगे, पाई ए स्क्वायर रो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, p भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा a डिवाइडेड बाय 4 पाई प्लस a। यही आया ना? हाँ सर। मैंने हर चीज समझ समझ के किया। इसमें मटेरियल सेम बोला था, तो सेम मटेरियल का मतलब समझ में आता है कि सेम सेम डेंसिटी होना पड़ेगा। वॉल्यूम अलग अलग है तो मास अलग अलग होगा। तो अब डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी को रो मान लिया, तो डेंसिटी से मैंने मास निकाल लिया इनटू वॉल्यूम करके। और x1 x2 क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। फिगर देखिए दिख रहा है कि इसका 0 है और इसका a है। किसी को कोई भी डाउट है? सर वो पाई प्लस 4 है ना? हाँ, नहीं सर, बोलते समय 4 बोला था, लिखते समय नहीं लिख दिया। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे COM ऑफ। सर एक मिनट पीछे किए जाना। हाँ सर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अब ये जो हमारा सिस्टम है ना, देखो इसमें मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे पहले जो सिस्टम था उसमें मास अलग अलग था, उसको डिस्क्रीट मास सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका इसका सेंटर ऑफ मास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझना। हम लोग इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। उसमें एक जनरल एलिमेंट दिखा रहा हूं, उसका अब ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो उसका मास बहुत छोटा होगा, तो dm। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा r। ऐसे बाकी सारे एलिमेंट भी होंगे, dm उसका पोजीशन वेक्टर r आएगा, मतलब dm1 r1 dm2 r2। अब ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये सब अलग अलग एलिमेंट कंटिन्यूअस सिस्टम की तरह है कि डिस्क्रीट सिस्टम? डिस्क्रीट जैसे ना। हाँ, तो अब ये डिस्क्रीट जैसा ही हो गया, तो हम लोग डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ऊपर mr का सम होता है, mr का सम को लिख सकते हैं m इंटू r, इसका सम होता है, और नीचे m का सम होता है।
सबका मास कुछ डीएम होगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे ऊपर, एमआर को ऐड कर देंगे। अब ये इनफाइनाइटली स्मॉल टर्म है, क्योंकि डीएम बहुत छोटा है ना, तो ये टर्म भी बहुत छोटा आएगा। अब इनफाइनाइटली स्मॉल टर्म को ऐड करना है, मतलब बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आ जाएगा। इसमें फिर से आर क्या है? Position of center of mass of DM element. वो जो एलिमेंट है उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। अब ये तो आरसीएम है, सिमिलर एक्ससीएम आएगा, सिमिलरली वाईसीएम आएगा। किसी को कोई भी डाउट है? नहीं सर। अब ना इसमें हम इसको जब हम लोग इसे हम लोग डिराइव करेंगे सब कुछ, तो हमें कुछ कुछ कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो मैं पहले वो कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले तो जैसे एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर एक डिस्क है, बल होगा कि नहीं? हाँ सर। तो हम लोग थिकनेस को नेग्लेक्ट कर देंगे, थिकनेस को नेग्लेक्ट कर देंगे तो डिस्क में जो मास है ना वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड? एरिया में। अब रॉड का जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये नेग्लिजिबल है कि नहीं? ऑब्वियसली हाँ है। तो रॉड में मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में? लेंथ में। और सॉलिड स्फीयर में? वॉल्यूम में। हॉलो स्फीयर में? हॉलो स्फीयर सरफेस में एरिया। नहीं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, तीन चीज। एरिया, हाँ एरिया वाइज। हाँ, तो किसी ऑब्जेक्ट में जो मास है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी ऑब्जेक्ट में एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम में होता है। हमने जो डेंसिटी पढ़ा था वो डेंसिटी था मास बाय वॉल्यूम, बट किसी ऑब्जेक्ट का तो हम लोग थिकनेस नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो उसके पास सिर्फ एरिया होता है। किसी ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ लेंथ होता है। तो हम लोग ना डेंसिटी को तीन तरह से डिफाइन करेंगे। तो हमारे लिए डेंसिटी तीन तरह का होगा।
अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है? शेप नहीं है मतलब उसके पास। मतलब मास नहीं है ना, वो नहीं, किसी एक इसमें फिक्स नहीं हुआ है, मतलब वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडमली। इसमें हर जगह का डेंसिटी सेम होगा कि अलग अलग होगा? नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है अलग अलग होगा। तो डेंसिटी जो होगा वो इस ऑब्जेक्ट का आ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट का आ रहा है? किसी एक पॉइंट का लेंगे। हाँ हाँ, तो ध्यान रखना, डेंसिटी जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट का होता है कि ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट का होता है? याद रखना, पॉइंट का होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता। तुम लोग उसको ऑब्जेक्ट का मानते हो हमेशा, तो वो गड़बड़ होता है। अब जैसे कि मुझे ये ऑब्जेक्ट है, इसके इस पॉइंट का डेंसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट का डेंसिटी निकालना है, तो जो बेसिक कंसेप्ट वो है कि इस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे हम, टीवी। इस वॉल्यूम का कितना मास है वो देखेंगे, डी। तो इस पॉइंट का जो डेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, dm बाई dv। अब किसी अलग पॉइंट का मैं देखूंगा, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो किसी अलग पॉइंट का देखूंगा, वहां पे सेम वॉल्यूम लूंगा dv, वहां पे मास सेम आएगा कि कुछ और आएगा? अगर ये नॉन यूनिफॉर्म, कुछ और मास आएगा। तो फिर वहां का डेंसिटी कुछ और आएगा। डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो m बाई वी होगा कि dm बाई dv होगा? dm by dv। अब अगर ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो हर छोटे dv का जो dm होगा वो सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, अगर ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो? यूनिफॉर्म है तो dm सेम आएगा। तो हर जगह का डेंसिटी dm बाई dv आएगा। फिर एक होता है ना कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब ये पता नहीं क्या है, ये सब इक्वल है तो फिर ऊपर सबका सम कर दो, नीचे भी सबका सम कर दो, उसके भी इक्वल होगा, ये m हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का डेंसिटी m बाई v लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ, तो ध्यान रखना, डेंसिटी का फॉर्मूला m बाई v नहीं होता है, बेसिक फॉर्मूला dm बाई dv होता है, बट यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए m बाई v लिख सकते हैं। तो लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, इसका यूनिट क्या आएगा, केजी पर मीटर। इसको हम m बाय एल लिख सकते हैं, बट हमेशा नहीं। कब? सिर्फ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए। सर वो क्या लिखा हुआ है, व्हेन मास इज डिस्टेंस इन लेंथ? व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेंथ, मतलब जैसे रॉड के पास ना, रॉड का एरिया को हम नेग्लेक्ट कर देंगे एज कम्पेयर टू लेंथ। रॉड का जो मास है वो लेंथ में है। हाँ ठीक है सर, समझा। सेकंड, यहाँ पे मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब जो सरफेस मास डेंसिटी होगा उसका भी, अब बाकी सब फॉर्मूला ऐसे ही होगा। एक बार समझ लोगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा।
हाँ सर। अब ना हाँ, डेंसिटी का मतलब क्या है? एक चीज और याद रखना, जैसे कोई भी डेंसिटी लिखेंगे, जैसे डेंसिटी में एक डेंसिटी लिख रहा हूँ, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी, इस नाम ये देखो ना, इससे समझ में आ रहा है, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी मास ही है। किसका मास है? पर यूनिट वॉल्यूम का। हाँ, एक यूनिट वॉल्यूम का। तो डेंसिटी क्या है? बेसिकली मास है। किसका मास है? एक यूनिट वॉल्यूम का मास है। ऐसे याद, मतलब डेंसिटी को ना कभी डेंसिटी मत समझना, डेंसिटी को मास ही समझना, क्योंकि डेंसिटी वही है, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी क्या है? 1 यूनिट वॉल्यूम का मास है, 1 यूनिट वॉल्यूम का मास है। तो ध्यान रखना, डेंसिटी क्या है? 1 यूनिट वॉल्यूम का मास ही है, और कुछ नहीं है। तो हमारे लिए डेंसिटी डेंसिटी नहीं होगा, डेंसिटी हमारे लिए क्या होगा? मास होगा। किसका? 1 यूनिट वॉल्यूम का। ठीक है, तो कभी भी वैसे करोगे तो तुम लोग बहुत इजीली समझ में आएगा। तो ये जो लैम्डा है ना, लीनियर मास डेंसिटी, ये है मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे लिए क्या है? ये डेंसिटी नहीं है, ये हमारे लिए मास ही है। किसका मास है? लीनियर मास। किसका मास है? बस इतना बता दो। डीएम एलिमेंट का मास है, डीवी वॉल्यूम। अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो। ठीक है, डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस नाम से समझ में आ रहा है कि डेंसिटी जो है वो मास है पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम का। तो हमारे लिए डेंसिटी मास ही होगा 1 यूनिट वॉल्यूम का। अब ये लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, तो ये किसका मास है? यूनिट लेंथ का मास मास। है। इस टाइम कभी भी इसको डेंसिटी की तरह मत ट्रीट करना, इसको मास की तरह ट्रीट करना। और ये किसका मास है? यूनिट लेंथ का मास है। सिमिलरली ये भी हमारे लिए मास है। किसका मास है? यूनिट एरिया का मास है। हाँ, और ये भी हमारे लिए मास है। किसका मास है? यूनिट वॉल्यूम का मास। तो ध्यान रखना, अब से हम लोग डेंसिटी को डेंसिटी की तरह ट्रीट नहीं करेगा, डेंसिटी को मास की तरह ही ट्रीट करेंगे। वो यूनिट लेंथ का, यूनिट एरिया का, यूनिट वॉल्यूम का मास होगा। अब 1 यूनिट लेंथ का मास अगर लैम्डा है, तो 2 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? 2 लैम्डा। 3 यूनिट का कितना होगा? एल लेंथ का मास कितना होगा? एल लैम्डा। एल लैम्डा। तो अब हमारा जो लैम्डा है वो यूनिट लेंथ का मास है। अब यूनिट लेंथ का मास आ गया, तो किसी भी लेंथ का मास मैं निकाल सकता हूँ। मेरे को यूनिट लेंथ का मास पता लैम्डा है, तो मुझे 2 लेंथ का मास निकालना है तो इंटू 2 कर दो, 3 लेंथ का निकालना है तो इंटू 3 कर दो, एल लेंथ का मास निकालना है तो इंटू एल कर दो। तो लैम्डा हमारे लिए अब से यूनिट लेंथ का मास होगा। और यूनिट लेंथ का मास पता है तो बाकी सारे लेंथ का मास निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई दूसरे लेंथ का मास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करना, बहुत जल्दी होगा। उल्टा सीधा करोगे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। और इसमें एक दिक्कत है, ये जो रॉड है, जरूरी है कि इसके सारे लेंथ का मास सेम है और सारी लेंथ का डेंसिटी सेम है हर जगह का। नहीं सर। ये रॉड, हाँ, तो इसका एल लेंथ का अगर मुझे मास निकालना है तो लैम्डा इंटू एल करने से आ जाएगा हमेशा। नहीं। लेकिन
लेकिन अगर लैम्डा सब जगह का सेम है तो आ जाएगा लैम्डा इंटू एल करने से एल लेंथ का मास। हाँ सर। हाँ, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डेंसिटी सबसे पहले याद रखना, डेंसिटी पॉइंट का होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। हम बहुत बार बोलते हैं ऑब्जेक्ट का है, लेकिन ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, पॉइंट का होता है। ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट का डेंसिटी अलग अलग हो सकता है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो। अगर यूनिफॉर्म है तो ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट का डेंसिटी सेम होगा, तो फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, क्योंकि उसके हर पॉइंट का तो सेम है। तो अगर यूनिफॉर्म में तो ऑब्जेक्ट का बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में तो बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट के कोई इस पॉइंट का डेंसिटी इतना है, ऐसे बोलना पड़ता है, पॉइंट का बोलना पड़ता है। और डेंसिटी को हमेशा हम लोग डेंसिटी की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, डेंसिटी को हम लोग मास की तरह ट्रीट करेंगे। वो भी किसका मास, वो अलग अलग डेंसिटी अलग अलग होगा। जैसे अगर वॉल्यूम वाला डेंसिटी है तो यूनिट वॉल्यूम का मास होगा, डेंसिटी हमारे लिए मास ही होगा यूनिट वॉल्यूम का। अब यूनिट वॉल्यूम का मास पता है तो बाकी सारे वॉल्यूम का मास हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सिमिलरली ऐसे भी करना, जैसे ये वॉल्यूम है, इसका मास सेम है, मुझे इस वॉल्यूम का मास निकालना है। यूनिफॉर्म में मान लेते हैं ये वॉल्यूम V1 है और ये पूरा वॉल्यूम V है, तो मुझे पूरे का मास पता है, मुझे इसका मास निकालना है, यूनिफॉर्म है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले m लिखेंगे। m किसका मास है, V1 का है कि पूरे का है? पूरे का है ना। इसको हम V से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से देखो ये आया हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम डिवाइड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ये बेसिकली हमारा क्या आया है, मास ही है। किसका मास आया, वी वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम का मास नहीं है ना, ये तो हमारा आया मास पर यूनिट वॉल्यूम। E1 का। यूनिट का भी नहीं आया। नाम देखो, नाम में लिखा हुआ है, ये है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मास है। मास पर यूनिट वॉल्यूम आया ना। हाँ सर। तो ये किसका मास आया, यूनिट वॉल्यूम का मास आया है। तो इसको तुम लोग डिवाइड की तरह मत देखो, ये हमारा, इसको ऐसे देखो, ये हमारा आया है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम का मास है। ये पूरा चीज देख, ध्यान रखना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम नहीं है, ये हमारा मास ही है। किसका मास है, यूनिट वॉल्यूम का मास। अब यूनिट वॉल्यूम का मास पता चल गया तो V1 वॉल्यूम का मास कैसे आ जाएगा, V1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे सोच के करना, जल्दी होगा। यस सर। ये रॉड है, इसका लेंथ L है, इसका मास M है, इसमें मैं x लेंथ का एक एलिमेंट लेता हूँ, ये लेंथ L है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, हम पूरे रॉड का मास लिखेंगे M, पूरे रॉड के लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्या आएगा, यूनिट लेंथ का मास। यूनिट लेंथ का मास। मास। अब मुझे यूनिट लेंथ का मास पता है, मुझे इस लेंथ का मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इस लेंथ का मास है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ होमवर्क करना है, होमवर्क उतना ही बोलो जितना तुम लोग कर पाओगे। तुम लोग बोलते हो ये करेंगे वो पहले करेंगे, फिर तुम वर्क लोग पावर करो, एनर्जी का कंप्लीट करते हैं ना। तो फिर तुम लोग करो तो सही ना, तुम लोग करते ही नहीं हो। क्या करोगे वर्क पर एनर्जी का, बोलो। एक्सरसाइज 2 से बचा था। बोल रहे हो तो करना। तब ऑर्डर बता दीजिए कि होमवर्क का, उसके हिसाब से कर लेंगे। देखो जनरली ये होता है, तुम लोग ये फॉलो करो, ठीक है। हमेशा सर जो पढ़ा रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट का, सबसे पहले उसका अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, और रिवीजन सिर्फ ऐसे नहीं 10 मिनट में रीड कर लिया। सर ने जितना भी क्वेश्चन कराया वापस ट्राई करो, सर ने जितना भी डिराइव कराया वापस देखो, सारे कंसेप्ट को वापस खुद से लिख लिख के करो, तभी समझ में आएगा। रीड करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, वो हाथों भूल भी जाओगे। जब खुद से करोगे तो लॉन्ग टर्म तक तुम्हें याद रहेगा। सबसे पहले ये होना चाहिए। अब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि क्वेश्चंस भी करना चाहिए। क्वेश्चंस करना चाहिए।
तो कम से कम थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज 1 साथ साथ चलना चाहिए। मतलब जैसे कि तुम्हारा फिजिक्स का जैसे तुम्हारा मैथ्स का एक्सरसाइज 1 पेंडिंग है, बट फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 हो गया। अब तुम फिजिक्स का पहले मैथ्स के पहले एक्सरसाइज 1 करोगे कि फिजिक्स का एक्सरसाइज 2 करोगे? मैथ्स का एक्सरसाइज समझ में? तो ये बेसिक है, ये नहीं करोगे तो कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। और ये साथ साथ होना चाहिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में ये पढ़ो, साथ में एक्सरसाइज 1 करो। ठीक है, अब ये सबका होने लग गया तो फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए कि सारे चैप्टर का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कम से कम हो जाना चाहिए। सेम वही चीज कि अगर तुम्हारा फिजिक्स का पार्ट 1 नहीं बता तो दूसरे सब्जेक्ट का पार्ट करोगे। फिजिक्स का किसी एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 नहीं हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट का पार्ट 2 करोगे? नहीं सर, इसका पार्ट 1। के बाद तुम लोगों को क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 हाँ, एक्सरसाइज 3 फिर एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 जितना भी बचा हुआ है एक्सरसाइज 2। पार्ट 3 पार्ट 4 पहले कर लो क्योंकि उसमें मल्टीपल आता है, उसके बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 कर लो। और खुद तुम लोग बताओ, तुम लोगों को एक्सपीरियंस होगा, तुम लोगों ने पहले कर रखा है। कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लो, 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लो, तीसरा सब्जेक्ट अच्छे से नहीं करोगे तो जेईई में रैंक आएगा, जेईई में क्वालिफाई होगे? नहीं सर। तुम लोगों को तीनों करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना कभी तुम लोगों ने कोई एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन किया, एक्सरसाइज 2 का कोई भी क्वेश्चन किया, फट से कर दिया, बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया, आंसर नहीं आया, फिर से कुछ भी कर दिया, आंसर नहीं आया, फिर से कुछ भी कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन को तुमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, आराम से समझ के धीरे धीरे कंसेप्ट लगाया और सॉल्व किया, आंसर नहीं आया, फिर तुमने चेक किया क्या क्या हो रहा है, फिर वापस ट्राई किया, फिर भी आंसर नहीं आया, वापस ट्राई किया, अच्छे से ट्राई किया, लेकिन धीरे धीरे समझ के ट्राई किया, फिर भी आंसर नहीं आया, फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि इसको ऐसे 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 करेंगे, तुमने उसको समझा, फिर तुमने वापस उसको ट्राई किया 1-2 दिन के बाद। ठीक है, अब ये जल्दी कर दिया, इसका आंसर भी आ गया, और ये एकदम धीरे धीरे समझ के किया नहीं, फिर भी मुझसे पूछा, फिर वापस ट्राई किया। ये वाले क्वेश्चन तुम लोगों को कितने दिन तक याद रहने वाले हैं? नहीं रहेगा, उसके एक दिन के बाद तक भी नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 to 7 डेज याद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 10-15 डेज याद रह जाएगा। और अच्छे से समझ के हर चीज करोगे तो वो कितने दिन तक याद रहेगा। और ये भी ना तुमको एक ही बार में नहीं करना है, गैप में करना है। जैसे पहला ट्राई किया फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद ट्राई किया या 2 घंटे बाद ट्राई किया फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन के बाद ट्राई किया फिर छोड़ दिया, फिर 3 दिन के बाद ट्राई किया फिर छोड़ दिया। ऐसे गैप में करोगे और फिर अच्छे से करोगे और फिर मुझसे पूछ के वापस भी ट्राई करोगे तो ये कितने दिन तक याद रहने वाला पता है? पंद्रह 20 दिन तक याद रहेगा। हमेशा के लिए, हाँ, हमेशा के लिए। अगर हमेशा के लिए तो मतलब नहीं पॉसिबल नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट 1 ईयर तक तो याद रहता है। अगर सच में जेन्युइनली अच्छे से हर क्वेश्चन को करते हैं ना तो 1 ईयर तक वो चीज याद रहता है, वो कंसेप्ट फट से कर दोगे बिना सोचे समझे, कुछ भी कर दिया कुछ दिनों में भूल जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कम करो लेकिन अच्छे से अटेम्प्ट करो। ठीक है,